जैसा कि आप सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसका आज हम भाग 35-36 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व हम तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा कर चुके हैं और वो शेष अर्थ में लगने वाले तद्धित प्रत्यय हैं और उसी पर अब हम आगे भी चर्चा करेंगे। और उससे संबद्ध एक सूत्र है गह आदिभ्यश्च। गह आदिभ्यश्च, इसमें गह और आदिभ्य और च ये पद हैं और इसका अर्थ है गह इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च प्रत्ययो भवति शैषिकः। तो यहाँ पे छ प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। हम जानते हैं कि छ प्रत्यय वृद्धात् छ सूत्र द्वारा होता है और वृद्धात् छ सूत्र से ही छ को हम उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर करेंगे और गह आदिभ्यश्च में हम गह आदि गण में पठित शब्दों से छ प्रत्यय होता है और शेष अर्थ में होता है। अब शेष अर्थ में ये, क्योंकि ये समस्त प्रत्यय शेष अर्थों में होते हैं, अर्थात जो पूर्व में प्रत्यय कहे गए हैं जिन अर्थों में, जैसे अपत्य अर्थ और जैसे चातुर्थ, रक्ताद्य अर्थ, इतने अनेक ऐसे अर्थ हैं जिनमें हम प्रत्यय कर चुके हैं। उनसे बचे हुए जो शेष अर्थ होते हैं, जैसे तत्र जाता, तस्मात् आगता, इस प्रकार से जो अर्थ होते हैं, उन सभी शेष अर्थों में गह आदि गण में पढ़े गए शब्दों से छ प्रत्यय होता है। यहाँ पे वृत्ति में प्रातिपदिक शब्द दिया गया है। हम सब जानते हैं कि विभक्ति का प्रयोग होने से पहले प्रातिपदिक होता है, परंतु यदि हम ये देखें कि प्रत्यय तद्धित प्रत्यय पदों से लगते हैं तो यहाँ पे प्रातिपदिक कहने का प्रयोजन ये है कि जब हम प्रातिपदिक से प्रत्यय को, जब हम पद से अलग करते हैं प्रत्यय को, तो वो प्रातिपदिक ही होता है। तो ये है कि गह आदि गण में जो पड़े हुए प्रातिपदिक हैं, अर्थात जो गण पाठ में है वो प्रातिपदिक के रूप में है, क्योंकि उनमें विभक्तियां नहीं लगा कर दिया होता। लेकिन जब हम तद्धित प्रत्यय करते हैं तो वो पदों से ही करते हैं। ये यहाँ पे हमें ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पे प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, जबकि तद्धित प्रत्यय पदों से होते हैं। तो मैंने बताया कि प्रातिपदिक गह आदि गण में पढ़े गए हैं। उन प्रातिपदिकों से जब पद बनता है तो उन पदों का यदि शेष अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो उसमें छ प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये बताया कि अण आदेर अपवादः, ये सूत्र अण आदि प्रत्ययों का अपवाद है। इसका कहने का प्रयोजन ये है कि अभी तो मैंने आपको कहा कि वृद्धात् छ सूत्र से वृद्धि संज्ञक जो होते हैं, जिनकी आदि में वृद्धि संज्ञक स्वर होते हैं, उनको वृद्ध कहते हैं। तो वृद्ध से तो छ प्रत्यय होता है, लेकिन अगर छ प्रत्यय नहीं करते हैं तो सामान्य प्रत्यय हमें ये ध्यान में रखना है कि यदि कोई और तद्धित प्रत्यय किसी विशेष सूत्र से नहीं कहा गया होता तो हमेशा अण प्रत्यय होता है, और वो अण प्रत्यय प्राग दिव्य तो अण इस सूत्र के द्वारा ही होता है। इसलिए इन्होंने कहा है अण आदेय अपवादः, अर्थात अण और अण के अतिरिक्त यदि अन्य किसी विशेष सूत्र द्वारा गह आदि गण में पढ़े गए शब्दों से प्रत्यय की प्राप्ति होती है तो ये उनका भी अपवाद है। अब उदाहरण के रूप में आपके सामने गहीयः। अब गहीय शब्द गह शब्द से बनता है। गह शब्द गह आदि गण का पहला शब्द है। तो गह शब्द से गह हम गुफा को भी कहते हैं, मतलब रहने का स्थान है। तो गह जो है देश अर्थ में है ये। तो गहे भवः, तो मैंने कहा था तत्र भवः तत्र जातः तस्मात् आगतः, यदि इस अर्थ में किसी भी शब्द को प्रयुक्त करना है तो उनसे यदि वो गह आदि गण का है तो फिर उससे छ प्रत्यय ना होकर कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस सूत्र से छ प्रत्यय होगा। एक और बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर गह आदि गण में पढ़े हुए शब्दों से
पूर्व जो हमने वृद्धात् छ सूत्र किया है उससे छ प्रत्यय नहीं हो सकता। तो उससे अगर छ प्रत्यय नहीं हो सकता तो मैंने कहा जब यदि किसी विशेष सूत्र से यदि प्रत्यय नहीं होता है तो उसके लिए सामान्य सूत्र से अण प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा है क्योंकि गह शब्द वृद्ध नहीं है, वृद्ध संज्ञक नहीं है, क्योंकि इसका आदि वर्ण ग का अ वृद्धि नहीं है। तो वृद्धि नहीं है इसलिए गह वृद्ध संज्ञक नहीं है, और वृद्ध संज्ञक नहीं है तो वृद्धात् छ सूत्र से तो छ प्रत्यय प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए अलग से दिया कि यदि कोई शब्द गह आदि गण में पढ़ा गया है तो उसका यदि शेष अर्थों में प्रयोग करना है तो वहां पर भी छ प्रत्यय लग जाएगा। तो अण आदि जो प्राप्त हुए थे वो नहीं होंगे। तो जैसे गहे भवा तो गहिया बनता है। कैसे बनता है? अब जैसे गह गहे, अब सप्तमी भक्ति में समाप्त हो रहा है ये, तो जब हम इसको विच्छेद करके लिखेंगे, विग्रह करेंगे, तो गह शब्द है और सप्तमी में ङी है, और भव अर्थ में यहाँ पर ये भव शेष अर्थ है। तो इस शैषिक अर्थ में गहाधिभ्य छ सूत्र द्वारा छ प्रत्यय होगा, और छ के स्थान पर पूर्व में भी हमने किया कि छ के स्थान पर ईय हो जाएगा। तो हमारे पास गह और ईय ये स्थिति होगी, और घ के ह को यस्येति च सूत्र द्वारा हम लोप कर देंगे। तो घ का ह जो है वो स्वर रहित हो जाएगा, और ईय का ई मिलाएंगे तो गहीय बनेगा, और गहीय बनने के बाद प्रातिपदिक है ये। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो पद के रूप में तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु और उसके विसर्ग होकर गहिया बनता है। अब घ आदि गण में पढ़े हुए और शब्द हैं, और वो कौन कौन से हैं उनका देखिए। अगला शब्द उनके अंदर है अंतस्थ शब्द। अब अंतस्थ शब्द का भी यदि हम कहते हैं अंतस्थ में होने वाला, अंतस्थों में होने वाला, अंतस्थ में अंदर स्थित, अंदर का भाग, तो यदि हम कहते हैं अंदर के भाग में होने वाला तो उसके लिए हमें अंतस्थ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम। अंतस्थ में अंदर का भाग, लेकिन अंदर के भाग में होने वाला यदि मैं ये अर्थ बताना चाहती हूँ तो मुझे अंतस्थ शब्द से प्रत्यय लगाना होगा, तद्धित। अब अंतस्थ क्योंकि शब्द है, और शब्दों से जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और धातुओं से जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तो शब्द का प्रयोग मुझे करना है कि अंतस्थों में होने वाला इस अर्थ में, तो हम उसके लिए प्रत्यय यहाँ पे, क्योंकि ये गह आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ भव इस शेष अर्थ में अंतस्थ शब्द से छ प्रत्यय लगाएंगे, और जैसे गहिया बना है वैसे ही अंतस्थिया ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा च प्रत्यय लगाकर। इसी तरह से इसके अंदर एक शब्द है समय, सम। तो समय भवा सम शब्द, तो सम शब्द समय भवा अर्थात समान स्थान में होने वाला, तो यहाँ पे समय भवा में सम शब्द है, और जब हम अलग करेंगे तो ङी विभक्ति है, भव अर्थ में छ प्रत्यय है, तो छ प्रत्यय लगाने पर समीह रूप बनेगा पूर्व के समान। इसी तरह विषम शब्द भी गह आदि गण में पढ़ा गया है, इसलिए विषम शब्द से भी छ प्रत्यय लगकर विषमीय बनता है। तो विषमे भवा भी प्रयोग कर सकते हैं, विषमाद भवा भी प्रयोग कर सकते हैं। जो समान समतल से नहीं है उत्पन्न होता, विषम से होता है तो उससे, और विषम में होता है या विषम स्थान से आया हुआ है, तो दोनों ही स्थितियों में ये शेष अर्थ हैं, और इन शेष अर्थों में यहाँ पर जो विषम शब्द से छ प्रत्यय लगकर विषमीय ये रूप निष्पन्न होता है। अब देखिए एक बात और है कि ये सूत्र देश के अधिकार में है, अर्थात जो हमने पूर्व में कहा था कि देश अर्थ में प्रत्यय होते हैं, देश में स्थान अर्थ में प्रत्यय होते हैं, उसी संदर्भ में ये सूत्र भी आगे है। तो यहाँ देश का अधिकार चल रहा है, लेकिन यहाँ ये बताया कि देशाधिकारे अपि संभवापेक्षम विशेषणम। अब क्या है कि यद्यपि ये देश के अधिकार में आ रहा है,
देखिए हम सब जानते हैं कि आचार्य पाणिनि जिसका अधिकार देते हैं उसकी अनुवृत्ति जो है बाद में दूर तक चलती है, जहाँ तक उसको अगला जो है वो कार्य नहीं कह देते हैं। तो ये देश का अधिकार इस सूत्र में भी प्राप्त हो रहा है, जिसका अर्थ है कि देश अर्थ में प्रत्यय होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं ये ग आदि गण में जो देश अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये कहना जो है व्याख्याकारों ने ये कहना आवश्यक समझा कि यद्यपि ये सूत्र देश के अधिकार में है, जैसे हमने कहा विषमे भवा, समे भवा, अंतस्ते भवा, ये समस्त गहे भवा ये देशवाचक हैं, स्थानवाचक हैं, तो इनसे तो कर दिया। लेकिन कुछ शब्द इसके अंदर ऐसे भी हैं इस गण में पड़े जो कि देशवाचक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वह घा आदि गण में पड़े गए हैं इसलिए उनसे भी छ प्रत्यय हो जाएगा, यद्यपि वो देशवाचक नहीं है। जैसे वाल्मीकि शब्द है, तो वाल्मीकि शब्द जो है ये देशवाचक नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस गण में पढ़ा गया है घा आदि गण में, इसलिए इससे भी छ प्रत्यय हो जाएगा। तो वाल्मीके इदम, यदि हम कहते हैं ये वाल्मीकि का है, तो यहाँ पे हम वाल्मीकि शब्द से छ प्रत्यय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये घ आदि गण में पढ़ा गया है। तो इसमें पढ़ा जाने के कारण यहाँ पे छ के स्थान पर ये होकर और वाल्मीकि जो है इसके इकार का लोप हो जाएगा यस्येति च से ह्रस्व इकार का, और फिर उसमें दीर्घ इकार मिलकर वाल्मीकियम ये रूप बनेगा। अब एक शब्द इसमें मध्य शब्द है, गण पाठ की बात कर रही हूँ। गण पाठ के अंदर जो शब्द आए हैं उनकी सिद्धि हम कर रहे हैं और ग आदि गण के शब्दों में। तो ग आदि गण में एक शब्द है मध्य शब्द। अब मध्य शब्द जो है इसके लिए एक गण सूत्र भी दिया गण पाठ में कि मध्य मध्यमम चाण चरणे। इसका अर्थ है कि जो मध्य शब्द है इसको मध्यम हो जाता है। जो मध्य शब्द ग आदि गण में पढ़ा गया है उसको जब हम प्रयोग करेंगे तो उस मध्य को मध्यम में बदल देंगे, तो मध्य मध्यमम, और उसको अण प्रत्यय भी होगा। मध्यमम च अण चरणे, चरण अर्थ में मध्य शब्द से अण प्रत्यय भी होगा, च और अण भी होगा। तो मतलब कि छ प्रत्यय तो होगा ही, लेकिन यदि उस मध्य शब्द का प्रयोग चरण अर्थ में, चरण मतलब जो वेद के वैदिक चरण होते हैं, पहला चरण दूसरा चरण जो मंत्रों के चरण होते हैं, उस अर्थ में यदि इस मध्य शब्द का प्रयोग होता है तो उससे अण प्रत्यय भी होगा। तो इसका मतलब है कि मध्य शब्द से गह आदि गण में पठित होने के कारण एक तो छ प्रत्यय होगा, और यदि उसका प्रयोग चरण अर्थ में किया जाएगा तो उस मध्य शब्द से अण प्रत्यय भी होगा। तो इससे दो रूप हमारे बन जाएंगे। एक तो मध्यमीया बनेगा, मध्य शब्द, और मध्य को मध्यम तो दोनों ही स्थितियों में होगा, तो मध्य को मध्यम हो जाएगा और उसके बाद छ होने के बाद मध्यमीय बनेगा। बहुवचन में प्रयोग है इसलिए मध्यमीया, बहुवचन में जस विभक्ति होकर मध्यमीया रूप बनेगा। जब हम चरण अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो इससे अण प्रत्यय भी होगा। तो अण प्रत्यय होकर क्या बनेगा? मध्यम से, मध्य को मध्यम, मध्यम से जब अण प्रत्यय करते हैं तो अण प्रत्यय होने पर हम आदि वृद्धि करते हैं तद्धितेश्व चाम आदे से, तो म के अ को वृद्धि करके तो माँ हो जाता है, और उसके बाद माध्यम बनता है। म के अ को हम यस्येति च से लोप करते हैं और फिर अण का अ मिला के माध्यम बन जाता है, और उसके बाद जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में माध्यमाह बनता है। अब यहाँ पे एक और बात स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ये कहा कि जो मध्य शब्द है ना, मध्य जिसका अर्थ होता है बीच में, अब ये सामान्य रूप से मध्य शब्द का यदि किसी के भी बीच में है, इसके लिए इस अर्थ में छ प्रत्यय है ऐसा नहीं है। विशेष रूप से कहा कि पृथ्वी मध्य भवा, जब हम पृथ्वी के मध्य की बात करते हैं, किसी के भी मध्य में होने पर उससे छ प्रत्यय होगा ऐसा नहीं है।
केवल पृथ्वी के लिए जब मध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पृथ्वी के मध्य में होने वाला, यदि ये अर्थ हम देते हैं तभी इससे छ प्रत्यय होगा। तो जब हम कहते हैं कि पृथ्वी मध्ये भवः, तो मध्य शब्द से छ प्रत्यय करने पर मध्यमीय ये रूप बनता है। और मध्य अमा तो हम करते ही हैं मध्यम, उस मध्यम शब्द से मध्य से मध्यम करना, मध्य मध्यमम च अणचरणे, ये हमने अभी आपके सामने गण सूत्र किया। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र और गण सूत्र दोनों भिन्न हैं। सूत्र जो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो मुख्य सूत्र दिए हैं, और उसके बाद गण पाठ के अंदर भी उन्होंने कुछ कुछ सूत्र दिए हैं जो कि उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं, तो ये भी उस गण पाठ के अंतर्गत आने वाला सूत्र है। तो यहाँ मध्यमीय रूप मैंने बताया कि ये इसका क्या अर्थ है, मध्यमी पृथ्वी के मध्य में होने वाला, ये मध्यमीय है। और इसी तरह से इन्होंने हमें कहा कि चरण अर्थ में अण प्रत्यय होता है। उसमें मध्य अर्थ यदि वैसे प्रयुक्त किया पृथ्वी मध्य तो छ प्रत्यय होता है, लेकिन अगर मध्य शब्द का चरण अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक ही अर्थ है, उस विशेष अर्थ में ही अण प्रत्यय किया जाएगा, और वो है तस्य निवासः, अर्थात मध्य में जिसका निवास है, इस अर्थ में ही प्रयुक्त होगा। तो निवास अर्थ में जब प्रयुक्त होगा तभी अण प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे उदाहरण है त्रयः प्राच्याः, त्रया औदिच्याः, त्रयो माध्यमाः। तो यहाँ पे देखिए ये चरणों के बारे में आया है, और वेद के लिए है कि वेद के 3 चरण प्राच्य पूर्व दिशा में, 3 चरण उत्तर दिशा में, और 3 चरण मध्यम दिशा में, 3 पश्चिम में और 3 जो है वो मध्य दिशा में है, मध्य में है। तो ये जो यहाँ पे मध्य शब्द का प्रयोग है वो चरणों के लिए आया है, 3 चरण यहाँ, 3 चरण वहाँ, 3 चरण मध्य में। तो इसलिए चरण अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए इस गण सूत्र के द्वारा यहाँ पर अण प्रत्यय यहाँ पे हुआ है, अन्यथा सामान्य रूप से हो तो नहीं होगा। तो माध्यमा, मैंने अभी आपको बताया माध्यमा का अर्थ क्या हुआ, चरण। अब एक और शब्द इसके अंदर है, 2 कहिए, मुक्तस और पार्श्वतस, ये दोनों जो है शब्द भी आदि गण में पढ़े गए हैं। तो यहाँ पे मुक्तस और पार्श्वतस ये 2 शब्द हैं, तो यहाँ पर हम छ प्रत्यय करेंगे क्योंकि गह आदि गण में पढ़े गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक गण सूत्र है, मुख पार्श्वतसोर लोपश्च, और इसका अर्थ है मुख और पार्श्वतस, ये जो है तस बाद में दिया गया है ना, तो ये दोनों के साथ लगेगा, अर्थात मुखतस और पार्श्वतस, इन दोनों शब्दों के जो तस है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इनके स का लोप हो जाएगा। तो कब होगा, छ से पहले। तो छ प्रत्यय जब हमें करना है गह आदि गण में पठित होने के कारण गह आदिभ्योश्च सूत्र द्वारा, तो उसको करने से पूर्व हम जो मुखतस और पार्श्वतस है इनके स का लोप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मुखत और पार्श्वत। अब इससे हम च प्रत्यय करेंगे तो मुखतीयः पार्श्वतीयः ये 2 रूप बनेंगे। तो मुखतीयः मतलब अर्थ क्या होता है इसका, मुखतः जातः, जो मुख से उत्पन्न होता है उसको मुखतीयः कहते हैं। और इसका रूप जब बनाएंगे तो देखिए मुखतः जाता पंचमी विभक्ति है, जात अर्थ के लिए पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति में मुखतस शब्द है, जो मूल शब्द है मुखतस है, और पंचमी विभक्ति में ngसी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसको हम अलग करके लिखेंगे और फिर छ प्रत्यय करेंगे, और छ प्रत्यय करके विभक्ति लोप करके स का लोप करके मुखत और छ रह जाता है, और फिर छ को ये करके मुखतीयः ये रूप हमारे सामने बनता है। इसी तरह से पार्श्वतीयः भी बनेगा। अब अगला जो है जो शब्द इसमें गिनाए गए हैं उनमें एक शब्द है जन और एक शब्द है पर। जन और पर ये दोनों शब्द भी
ग आदि गण में पढ़े गए हैं। तो देखिए, इससे पूर्व मैंने आपको व्याख्या में बताया था कि यहाँ पे यद्यपि इसमें देश का अधिकार चल रहा है, लेकिन इस गह आदि गण में जो शब्द दिए गए हैं गणपाठ में, उनमें वो शब्द भी हैं जो देश या सदा स्थान प्रदेश इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुए हैं। तो इसलिए कहा कि ये जो दिया गया है इसका अर्थ है कि जो इससे अतिरिक्त भी हैं उनसे भी देश अर्थ न होने पर भी प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि उनको आचार्य पाणिनि ने उस गण के अंदर पाठ किया है। उनमें एक ये है जन और पर। अब जन और पर इन दोनों शब्दों से भी च प्रत्यय होगा, क्योंकि ये गह आदि गण में पढ़े गए हैं। लेकिन इससे पहले एक गण सूत्र जो आचार्य पाणिनि ने इनके लिए दिया कि जन परयो कुक च, अर्थात जो जन और पर ये दोनों शब्द हैं, इनसे कुक आगम होगा। अब कुक आगम जो है ये इसका क इत संज्ञक है। तो जिस ये पाणिनि बिना प्रयोजन के तो कोई इत संज्ञक वर्ण देते नहीं है, तो का इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? एक पाणिनि का सूत्र है आद्यंतौ टकितौ, अर्थात जो ये कुक आगम है और जो आगम टित होता है, अर्थात जिस आगम का ट इत संज्ञक होता है, वो जिसको लगाने के लिए कहा जाता है वो उससे पूर्व लगाया जाता है। और जो आगम कित होता है, अर्थात जिस आगम का क इत संज्ञक होता है, वो बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे कुक आगम कहाँ जुड़ेगा, इसका निर्णय करना हो तो आद्यंतो टकितो सूत्र जानना आवश्यक है। तो क्योंकि यहाँ पे कुक का मैंने कहा क इत संज्ञक है, क्योंकि हलंत्यम से अंतिम हल है, उसकी इत संज्ञा होती है, उसका लोप होता है। तो इत होने के कारण ये कुक कित है, इसलिए ये जिसके लिए भी कहा गया उसके बाद में जुड़ेगा। तो किसको कहा गया? ये जन और पर, इन दोनों शब्दों से कुक आगम होता है। तो जन के बाद कुक जुड़ेगा, पर के बाद भी कुक जुड़ेगा। तो अब जन और पर से किस अर्थ में छ प्रत्यय होता है? तो जनेषु भवः, अर्थात जनों में, लोगों में होने वाला, इस अर्थ में जन शब्द से भव अर्थ में छ प्रत्यय होता है। और अभी हमने कहा कि जन और पर इन दोनों शब्दों से कुक आगम भी होता है। तो जब हम कुक आगम करते हैं तो इसकी सिद्धि हम देखेंगे किस प्रकार से होती है। जब हम कहते हैं जनेषु भवः, तो भव अर्थ में जन शब्द से छ प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे जन और सुप है। जनेषु में देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जनेषु बनता है। तो जब हम इसको पृथक करेंगे तो जन शब्द से सुप ये विभक्ति अलग करेंगे, और उसके बाद हम छ प्रत्यय करने से पूर्व ही जन को कुक आगम कर देंगे। तो जब जन और कुक आगम करेंगे तो कुक आगम का क भी इत संज्ञक है और उ भी इत संज्ञक है। ये दो सूत्र होते हैं, एक हलंत्यम, उससे अंतिम हल अर्थात व्यंजन है क, इसलिए उसकी इत संज्ञा होगी और लोप होगा। उ उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र द्वारा जो उपदेश अवस्था में जो अच होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो कु का उ भी अच है, अच के अंतर्गत आता है, इसकी भी इत संज्ञा होगी। तो केवल मात्र हमारे पास क हलंत शेष बचेगा। तो हमारे पास स्थिति क्या होगी? सुप का तो लोप हो जाएगा, विभक्ति लोप हो जाता है प्रत्यय करने पर। तो फिर जन और फिर क, तो जनक बन गया। क हलंत है, ये ध्यान रखिएगा। तो जनक, छ प्रत्यय है, छ को ईय हो जाएगा। तो और हमारे सामने क्या रूप बनेगा? जनकीय, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में जनकीय बनेगा। इसी तरह से परस्य अयम, इस अर्थ में कि जो पराया है, पर मीन्स दूसरा। अब हम किसी को कहते हैं कि ये दूसरा है या दूसरे का है, वास्तव में दूसरा नहीं, दूसरे के लिए है, या दूसरे का ये संपत्ति है। तो ये इससे फिर कौन सा प्रत्यय लगा के हम इस शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं? देखिए, तद्धित प्रत्ययों का ये पहचान मतलब एक क्या बोलेंगे, एक महत्व है।
उनका प्रयोजन है भाषा में कि एक शब्द से एक प्रत्यय लग गया तो वो अर्थ दूसरा हमें उससे प्राप्त हो जाता है। तो पर मीन्स दूसरा, लेकिन हम ये कहते हैं कि दूसरे का है, अर्थात ये चीज़ पराई है, तो फिर कोई उस पर शब्द से प्रत्यय लगाकर बताएंगे ना, नहीं तो सीधा कहेंगे परस्य अयम, लेकिन हम एक ही शब्द से उसको बताना चाहेंगे तो उससे प्रत्यय लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ग आदि गण में पठित है, इसलिए पर शब्द से यहाँ पे छ प्रत्यय किया जाएगा। और पर है इसलिए जन परयो कुक च, इस गण सूत्र से पर के बाद कुक आगम होकर परक बन जाएगा, छ को ये हो जाएगा तो परकीय ये बनेगा और परकीय ये रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए स्व शब्द भी दिया गया है। ये जितने भी शब्द मैं आपके सामने सिद्धि कर रही हूँ ये सारे ग आदि गण में पठित हैं, और सूत्र ने यही कहा है कि ग आदि गण में पठित सभी शब्दों का यदि शेष अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं तो उनसे छ प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे स्वस्य अयम, तो स्व शब्द से यदि मैं जो है ये अपना है या अपनों का है इस अर्थ में प्रयोग करती हूँ, या स्वस्मिन जातः, या वो व्यक्ति जो अपनों में उत्पन्न हुआ है, इस अर्थ में जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम छ प्रत्यय लगाएंगे। और स्वस्य च इस गण सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी कुक आगम होगा, तो स्व से कुक आगम करके स्वक बनता है और छ को ईय करके स्वकीय रूप बनता है, बाकी पूर्ववर्त ही होगा। आगे अंतर शब्द है, तो अंतर शब्द भी पढ़ा गया, अंतर हलंत शब्द होता है र, तो अंतरे भव अंतर अंतर अकारांत शब्द है, तो अंतर मीन्स अंदर होने वाला, तो अंतरे भवम अंतरियम। अब अंतर शब्द से छ प्रत्यय ये करके अंतर के र के का लोप करके और अंतरीय शब्द बनता है, नपुंसकलिंग में अंतरियम प्रयोग होता है। इसमें तो कोई जो है बनाने में कोई किसी प्रकार का कठिनाई नहीं, लेकिन एक शब्द प्रयुक्त होता है नान्तरीयकम। अब नान्तरीयकम कैसे बनता है? ना अंतरे भवम ना अंतरीयकम, तो ना और अंतरीयक इन दोनों में हम समास करते हैं। न का अंतरीयक के साथ जब समास करते हैं तो ना अंतरीयक बनता है। तो अंतर जो शब्द है उसे छ प्रत्यय करने पर बना और फिर न से समास किया, और जब समास करते हैं तो स्वार्थे कनि, इस सूत्र से जो स्वार्थ में इससे कन प्रत्यय हो जाता है, कन आगम हो जाता है, या कन प्रत्यय भी कह सकते हैं। तो ना अंतरीय से कन प्रत्यय करने के बाद ना अंतरीयक क रहता है, और ना अंतरीयक बनने के बाद फिर नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में नान्तरीयकम रूप बनता है। तो आज के लिए इतना ही। तद्धित प्रकरण के अन्य सूत्रों के विषय में मैं अगले व्याख्यान में आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।